बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ सफ़र इसान एंड दिस इज़ योर चैनल फिज़िक्स का सफ़र। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फ़ाइनल एग्ज़ाम में काफ़ी दफ़ा आ चुका है और काफ़ी बच्चे इसको मुश्किल समझते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि आज आपके लिए इसको जितना आसान से आसान बना सकें। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बाय मिलीकन्स मेथड। ठीक है, सबसे पहले इसको डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे कि आज हम इसमें मेन पॉइंट्स कौन कौन से देखेंगे। मेन पॉइंट्स हमारे पास पहले हम देखेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, फिर हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन इसकी कौन कौन सी है, थर्ड पे देखेंगे व्हाई वी यूज़ ऑयल ड्रॉपलेट्स, फोर्थ पे देखेंगे वर्किंग इसकी कौन कौन सी है, फिफ्थ में हम देखेंगे कि इसके फेजेस कौन कौन से हैं, फिर हम देखेंगे कि व्हेन वोल्टेज इज़ ऑन, यानी कि जब हम वोल्टेज ऑन करेंगे तो हमारे पास कौन कौन से प्रोसीजर होंगे, व्हेन वोल्टेज इज़ ऑफ, जब वोल्टेज ऑफ करेंगे तो क्या होगा, कैलकुलेशन देखेंगे, रिजल्ट्स देखेंगे इसके। ठीक है, तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम आपको ये बताएंगे कि आज हम इस टॉपिक में करेंगे क्या। देखिए, जैसे कि नाम से जाहिर है हमारे पास चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बाय मिलीकन्स मेथड। पुराने ज़मानों में मतलब इस एक्सपेरिमेंट से पहले ये समझा जाता था कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो सेम नहीं है। मतलब कोई किसी इलेक्ट्रॉन पे और चार्ज है, किसी इलेक्ट्रॉन पे और चार्ज है, किसी इलेक्ट्रॉन पे और चार्ज है, मतलब सब पे चार्ज सेम नहीं है। लेकिन हमारे पास एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है रॉबर्ट मिलीकन, जिसने हमें बताया था कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या है, सब इलेक्ट्रॉन्स पे सेम है। अगर हम इंडिविजुअल देखें तो सब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है, सेम है। और यही चीज़ उसने एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से प्रूव की थी, और वो उसने एक्सपेरिमेंट किया था। आज हम वो देखेंगे कि चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए उसने जो एक्सपेरिमेंट किया था हम उसको कहते हैं मिलीकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, मिलीकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। वो एक्सपेरिमेंट उसने किस किस तरह से किया था, क्या क्या चीज़ें उसने यूज़ की थी, वो आज हम देखेंगे। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट आता है कंस्ट्रक्शन, कि इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे है। तो देखिए, वर्किंग बेस की बात करने से पहले हम जस्ट ये देखेंगे कि इसमें पार्ट्स कौन कौन से हैं, बाद में हम देखेंगे कि उनका फंक्शन वगैरह क्या है, हम उनको क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी जस्ट उनके नेम हम देखने लगे हैं कि इस जो उसने अरेंजमेंट यूज़ की थी उस अरेंजमेंट में कौन कौन सी चीज़ें लगी हुई हैं। ठीक है, तो फर्स्टली उसने क्या किया था, एक उसने चैम्बर लिया, एक उसने क्या लिया, चैम्बर लिया। और चैम्बर याद रखें कि उसने वैक्यूम वाला नहीं लिया, मतलब उसने अंदर वैक्यूम क्रिएट नहीं किया, इवैक्यूएटेड चैम्बर नहीं था, इसमें एयर मौजूद है। ठीक है, फिर उसने क्या किया कि उस चैम्बर में दो प्लेट्स ली, एक ये वाली प्लेट, एक ये वाली प्लेट, मतलब दो प्लेट ली। और जो ऊपर वाली प्लेट थी उसमें क्या था, होल था, उसमें क्या किया, उसने होल किया। नेक्स्ट उसने क्या लिया कि यहाँ पर एक एटमाइज़र रखा, और एटमाइज़र में क्या था, हमारे पास ऑयल था। ठीक है, और इसी एटमाइज़र से हम क्या करेंगे, ऑयल के ड्रॉपलेट्स हासिल करेंगे। यहाँ पे उसने क्या रखी, माइक्रोस्कोप रखी। माइक्रोस्कोप के हम सारा इंटरनल फिनोमेना इसका देख सकें कि असल में इसके अंदर हो क्या रहा है। नेक्स्ट उसने यहाँ पे रखी एक्सरे सोर्स। एक्सरे सोर्स उसने किस लिए लिखी कि उसके जो चैम्बर के दरमियान एयर है उस एयर को आयनाइज करने के लिए, ताकि हम नेगेटिव चार्ज हासिल कर सकें, इलेक्ट्रॉन हासिल कर सकें। वो बताएंगे कि किस तरह से उसने किया। फोर्थ उसने ये एक विंडो रखी। ये क्या है, एक विंडो है, विंडो फॉर लाइट, यानी कि इस विंडो से वो बाहर से क्या करेगा कि कोई एक्सटर्नल सोर्स से लाइट अंदर फेंकेगा, ताकि वो अंदर का सारा फिनोमेना देख सके कि इसके अंदर हो क्या रहा है। नेक्स्ट उसने चीज़ है ये वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स उसने क्या ली, बैटरी अटैच की, जिसका एक टर्मिनल उसने नीचे वाली प्लेट से अटैच कर दिया और एक टर्मिनल उसने ऊपर वाली प्लेट से अटैच कर दिया। अब ये जो बैटरी है, जो वोल्टेज सोर्स है, जो हमें इस प्लेट्स को वोल्टेज अप्लाई करेगी, उसमें हमें पता है कि बैटरी में दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है हमारे पास। तो क्या किया कि पॉजिटिव टर्मिनल को ऊपर वाली प्लेट के साथ जोड़ दिया, तो सारी प्लेट पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। नीचे वाली प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, तो उस पर क्या आ गया, सारी पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो ये थी हमारी इसकी भी कंस्ट्रक्शन। अब हम देखते हैं कि ये सारी अरेंजमेंट उसने की क्यों है, मतलब किस मकसद के लिए उसने की है। ठीक है, मतलब नेक्स्ट पॉइंट हम उसमें देखने लगे हैं वर्किंग का। ठीक है,
कि हमारे पास ये सारी चीज़ें वर्क कैसे करती हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कि उसने ऑयल ड्रॉपलेट्स क्यों यूज़ किए थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें उसने क्या किया कि इस एटमाइज़र से ऑयल ड्रॉपलेट्स हासिल किए। मतलब इस एटमाइज़र में क्या है, ऑयल है, ठीक है। और एटमाइज़र का क्या काम होता है कि उस ऑयल को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देना, मतलब मिस्ट की शक्ल में उन ड्रॉपलेट्स को कन्वर्ट कर देना। हमारे पास मिस्ट शेप सी आ जाएगी उनकी। यानी कि यहाँ पे सिंपल ऑयल था, एटमाइज़र के जरिए से हमने उसको स्मॉल ड्रॉपलेट, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास क्या है, ड्रॉपलेट्स इस पीरियड पे जमा हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जब ये जमा हो जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, होल है ऊपर वाली प्लेट में। ऊपर वाली प्लेट में क्या है, एक होल है। और क्या करेंगे, वहाँ से कुछ ड्रॉपलेट्स उस होल में से गुजरते हुए नीचे आ जाएंगे, ठीक है। कुछ ड्रॉपलेट्स उस होल में से गुजरते हुए नीचे आ जाएंगे। अब जब नीचे आएंगे तो हम क्या करेंगे, वो चीज़ देखनी है। मैं क्या करूँगा कि एक्सरे सोर्स ऑन कर दूँगा, एक्सरे सोर्स ऑन कर दूँगा। एक्सरे सोर्स क्या करेगी कि इस चैम्बर में, इस जगह में, यहाँ पर जितने हमारे पास एयर मॉलिक्यूल्स हैं, वहाँ पर एटम्स हैं एयर के, वहाँ पे क्या करेगी कि उनको आयोनाइज कर देगी। मतलब एक्सरे सोर्स जाके उन एटम के साथ टकराएगी और वहाँ से इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगी, नॉकआउट कर देगी। मतलब एयर में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, एटम वगैरह हैं, उनमें से इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगी, नॉकआउट कर देगी। तो जब इलेक्ट्रॉन को ये एक्सरे सोर्स नॉकआउट कर देगी, मतलब एयर के पार्टिकल्स को आयोनाइज कर देगी, तो वो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इस ऑयल ड्रॉपलेट, अगर हम सिर्फ इसकी बात करें, एक सिर्फ एक ऑयल ड्रॉपलेट की बात करें, वैसे तो सब पे चिपकेंगे, इस एक ड्रॉपलेट पे क्या करेंगे, वो सारे इलेक्ट्रॉन चिपक जाएंगे, ठीक है। तो हम कह सकेंगे कि इस ड्रॉपलेट पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इस ड्रॉपलेट पे नेगेटिव चार्ज आ गया। यानी जितने इलेक्ट्रॉन इस एक्सरे ने नॉकआउट किए थे उन एयर पार्टिकल से, वो क्या हुए, वो सारे जाके इस ऑयल ड्रॉपलेट पे चिपक गए, इन ऑयल ड्रॉपलेट्स पे चिपक गए। तो हमारे पास इन ऑयल ड्रॉपलेट्स पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि FSC की बुक्स में, जो हमारे पास फिज़िक्स की बुक है, उसमें उन्होंने एक्सरे का जिक्र नहीं किया हुआ, ठीक है। उन्होंने बस इतना बताया हुआ है कि जब एटमाइज़र से हमारे पास ऑयल ड्रॉपलेट्स नीचे आएंगे तो हमारे पास ऑयल ड्रॉपलेट्स की एटमाइज़र की वॉल्स के साथ फ्रिक्शन की वजह से इन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ऑयल ड्रॉपलेट्स की इस एटमाइज़र की वॉल्स के साथ फ्रिक्शन की वजह से इन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। हालांकि नेगेटिव चार्ज आएगा तो सही, लेकिन सब पे नहीं आएगा, किसी पे पॉजिटिव चार्ज होगा, किसी पे नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। मतलब हमें तो सिर्फ नेगेटिव चार्ज चाहिए इसकी डिस्कशन के लिए, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्जेस होंगे, तो हमारे पास एक्सपेरिमेंट उस तरह से एक्यूरेटली डन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि एक्सरे सोर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। ये मतलब हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे तो कोशिश की है कि अभी आपको इसका कंसेप्ट दे दें। इसलिए हम एक्सरे सोर्स यूज़ करेंगे ताकि तमाम के तमाम ड्रॉपलेट्स पे नेगेटिव चार्ज आ जाए, हमें ये यकीन हो जाए कि वाकई ही अब ड्रॉपलेट्स पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक्सरे सोर्स यूज़ की और इसे क्या किया, इन ड्रॉपलेट्स को नेगेटिवली चार्ज कर दिया। अब क्या होगा कि यहाँ से जब ये नेगेटिवली चार्ज हो गया है तो अब जिन दो प्लेट्स के दरमियान में है वो कौन सी है, ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव चार्ज है, नीचे वाली प्लेट नेगेटिव चार्ज है। यानी कि ये केस कौन सा हो गया कि व्हेन वोल्टेज इज ऑन, ठीक है। पहला केस देखने लगे हैं कि जब हमने प्लेट्स को वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है, इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव का अप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए कि पहले ड्रॉपलेट पे कौन सी फोर्स लग रही थी, डाउनवर्ड ग्रेविटी की फोर्स लग रही थी। बस फर्ज करें यहाँ से मैंने बैटरी को ऑफ कर दिया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज ख़त्म, इस पे नेगेटिव चार्ज ख़त्म। तो इस ड्रॉपलेट पे जो फोर्स लग रही है वो कौन सी फोर्स है, ग्रेविटी की फोर्स है, जो कि कहाँ पर है, डाउनवर्ड है ग्रेविटी की फोर्स। और जब मैंने व्हेन वोल्टेज इज ऑन, जब मैंने वोल्टेज सोर्स को ऑन किया
तो ऊपर वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, नीचे वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ गया। और हमें पता है कि जब पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज प्लेट होती हैं तो उसमें हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट हो जाती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट हो जाती हैं और हमें पता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट होती हैं तो इस पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज ये ड्रॉपलेट है, तो हम कहते हैं कि ये क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज अगर हमारे पास ये ड्रॉपलेट है तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि जब मैं वोल्टेज सोर्स ऑन करूंगा तो ये पॉजिटिव प्लेट चार्ज क्या करेगी, इसको ऊपर की तरफ खींचेगी कि मेरी तरफ आओ। क्यों, नेगेटिव नेगेटिव तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये क्या करेगी, इस चार्ज ड्रॉपलेट को जिस पे नेगेटिव चार्ज है इसको अपनी तरफ खींचेगी। ठीक है, तो अब इस पे कितनी फोर्सेस लग रही हैं, एक एफ जी डाउनवर्ड, अब एक अपवर्ड भी फोर्स इस पे लगनी शुरू हो गई है, और वो कौन सी है, एफ ई, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पे लगने लग पड़ी है। अब जो नेक्स्ट बात हम करने लगे हैं, हम चाहते हैं कि ये ड्रॉपलेट ना नीचे आए ना ये नेगेटिवली चार्ज ड्रॉपलेट ऊपर जाए, बल्कि ये एक जगह खड़ा हो जाए। ठीक है, यहाँ पर सस्पेंड हो जाए, ताकि हम क्या करें कि इसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर सके। ठीक है, क्योंकि ऐसे मूव कर रहा होगा तो हम कैसे इसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर देखें कि अगर हमारे पास ये कोई भी वही चार्ज ड्रॉपलेट है जिसमें कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, दो फोर्सेस लग रही हैं, एक है एफ जी डाउनवर्ड, एक अपवर्ड एफ ई अपवर्ड। तो फॉर एग्जांपल जस्ट समझने के लिए, ठीक है, वैसे तो हमारे पास ग्रेविटी जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, लेकिन फॉर एग्जांपल समझने के लिए कि इसको सस्पेंड कैसे करेंगे, फर्स्ट करें नीचे जो फोर्स लग रही है वो कितनी है, 2 न्यूटन। फॉर एग्जांपल जस्ट समझने के लिए नीचे जो फोर्स लग रही है वो 2 न्यूटन है। तो अगर मुझे इस ड्रॉपलेट को यहाँ पे सस्पेंड करना है, रोकना है, तो मुझे ऊपर वाली फोर्स भी कितनी लगानी पड़ेगी, 2 न्यूटन ही लगानी पड़ेगी। ठीक है, अब वो मैं कैसे इसको बराबर करूँगा वो चीज़ देखनी है। यहाँ पे ये जो वोल्टेज सोर्स है इससे मैं वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। मैंने शुरू में क्या रखा, वोल्टेज को कम रखा। जब वोल्टेज को कम रखा तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है ये कम फोर्स इलेक्ट्रॉन को नेगेटिवली चार्ज ड्रॉपलेट को अपनी तरफ खींचेगी। ठीक है, तो मैंने कहा कि उसने 1 न्यूटन फोर्स लगाई, यानी जो अपवर्ड है पॉजिटिवली चार्ज प्लेट अपवर्ड इस पर फोर्स लगा रही है वो 1 न्यूटन है, नीचे कितनी लग रही है, डाउनवर्ड 2 न्यूटन है। तो क्या चार्ज ड्रॉपलेट सस्पेंड हो जाएगा, रुक जाएगा, नहीं रुकेगा। अब मैंने क्या किया, यहाँ से वोल्टेज सोर्स को बढ़ाया, थोड़ा सा क्या किया, बढ़ाया, यानी वोल्टेज जो मैं इसको दे रहा हूँ, फर्स्ट कर पहले मैं 2 वोल्ट दे रहा था, अब मैंने 3 से 4 से 5 वोल्ट कर दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। तो पॉजिटिव चार्ज प्लेट इस नेगेटिवली चार्ज ड्रॉपलेट को और ज़्यादा फोर्स से अपनी तरफ खींचेगा। तो अब फर्ज करें वो फोर्स कितनी होगी, 2 न्यूटन होगी। अब क्या होगा कि नीचे वाली फोर्स भी 2 न्यूटन, ऊपर वाली फोर्स भी 2 न्यूटन। तो बजाय ये कि ये नीचे या ऊपर जाए, ये दरमियान में खड़ा हो जाएगा कि मैं अब कहाँ पर जाऊँ। ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकूँगा कि अब मैं इसकी मेजरमेंट कर सकता हूँ। ठीक है, तो हमने कुछ ऐसा करना है कि चार्ज ड्रॉपलेट नीचे यहाँ पर रुक जाए। तो हम कैसे करेंगे कि वोल्टेज को बढ़ाएंगे और इतना बढ़ाएंगे कि जो नीचे वाली फोर्स है, ग्रेविटी की फोर्स है, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक ऊपर की तरफ फोर्स है, वो दोनों इक्वल हो जाएं। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन हमने ये चीज़ देखनी है। तो हम क्या करेंगे, कंडीशन हमने कौन सी लगानी है, फर्स्ट के एफ ई इज इक्वल टू एफ जी। ठीक है, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाए हमारे पास। ठीक है, अब हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू हमारे पास कौन सी होती है, एफ इज इक्वल टू क्यू ई हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू होती है। फर्स्ट चैप्टर के, यानी इसी चैप्टर के सेकंड टॉपिक में पढ़ के आ चुके हैं। इसकी वैल्यू पुट करेंगे जो कि कौन सी है, क्यू ई है हमारे पास। ठीक है, और हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्स हमारे पास उसकी वैल्यू कौन सी होती है, हम कहते हैं कि वो कितनी है, एम जी हमारे पास होती है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू। अब यहाँ पर देखें कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है, इसकी जगह मैं एक फार्मूला पुट कर सकता हूँ, E इज इक्वल टू वी बाई डी। ठीक है, इसकी जगह मैं कौन सा फार्मूला पुट करूँगा,
E इज इक्वल टू वी बाई डी। अब ये फार्मूला कहाँ से आया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला जो आपने टॉपिक पढ़ा था वहाँ पे हमारे पास फार्मूला था V इज इक्वल टू ई डी, और यहाँ पर क्या उसको मैंने कहा दिया E इज इक्वल टू वी बाई डी। ठीक है, यानी कि जितना मैं पोटेंशियल बढ़ाऊँगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? स्ट्रॉन्ग होगी इसके दरमियान। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला मैं क्या करूँगा? यहाँ पर पुट कर दूँगा। तो जब यहाँ पर पुट किया तो क्या वैल्यू हमारे पास आई? Q, यहाँ पर क्या आ जाएगा? V बाई डी इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, फाइंड मैंने क्या करना है? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, यानी Q फाइंड करना है। तो Q को मैं इधर ही रहने दूंगा, तो Q इज इक्वल टू एम जी डी बाई वी हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो इस फार्मूले से मैं क्या करूंगा? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन फाइंड करूंगा। यहां पर देखिए कि वैल्यू कौन सी है? D हमारे पास क्या है? D हमारे पास डिस्टेंस है दोनों प्लेट्स के दरमियान। दोनों प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है? D है। G हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्स, V हमारे पास क्या है? वोल्टेज है, वो वोल्टेज जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ। M क्या है? मैस ऑफ चार ड्रॉपलेट। तो हमें D भी पता है, G भी पता है, V भी पता है, लेकिन M नहीं पता, यानी कि मैस ऑफ ड्रॉपलेट नहीं पता। तो आगे नेक्स्ट मैं क्या करूँगा? मैस ऑफ ड्रॉपलेट पहले फाइंड करूँगा, उसकी वैल्यू फाइंड करके जब मैं यहाँ पर पुट करूँगा तो मेरे पास चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन निकल आएगा। अच्छा, अभी हम नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं, हमने लास्ट में फार्मूला ड्राइव किया था Q इज इक्वल टू एम जी डी बाई वी, जिसमें हमें V का पता है, पोटेंशियल है, D डिस्टेंस है दोनों प्लेट्स के दरमियान, G ग्रेविटी की वैल्यू है, और यहाँ पर हमारे पास मैस ऑफ ड्रॉपलेट हमें फाइंड नहीं था। तो उसको फाइंड करने के लिए अब हम क्या करने लगे हैं कि मैस ऑफ ड्रॉपलेट, तो उसके लिए उसको फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा कि व्हेन वोल्टेज सोर्स इज ऑफ है, तो अब मैं क्या कर दूंगा? इस वोल्टेज सोर्स को ऑफ कर दूंगा। पहले तो ऑन थी ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड थी पॉजिटिव से नेगेटिव, अब मैंने क्या किया? इसको ऑफ कर दिया है। मतलब फर्ज करें ये बैटरी यहाँ पर है ही नहीं, तो क्या होगा? ऊपर वाली प्लेट पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो ख़त्म, नेगेटिव चार्ज जो नीचे वाली प्लेट पे था वो भी ख़त्म। तो अब जो हमारे पास है ये जो ड्रॉपलेट है दरमियान में, वैसे तो बहुत सारे ड्रॉपलेट हैं लेकिन हमने एक कंसीडर किया हुआ है स्टडी करने के लिए। अब इस ड्रॉपलेट पे एक फोर्स लग रही है, डाउनवर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एक इस पे अपवर्ड भी फोर्स लग रही है, जो कौन सी है? ड्रैग फोर्स है। और ड्रैग फोर्स हमें पता है कि कौन सी होती है कि अगर कोई बॉडी फ्लूइड में मूव कर रहा हो तो जो उसके अगेंस्ट हमारे पास फोर्स लगती है वो हमारे पास कौन सी होती है? ड्रैग फोर्स होती है। यानी कि अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास जहाज़ से कोई छलांग बंदा नीचे लगाता है तो उस पर एक ग्रेविटी की फ़ोर्स डाउनवर्ड लग रही होती है, लेकिन उसके कपड़े ऊपर की तरफ उड़ रहे होते हैं, यानी ऊपर की तरफ भी कोई फोर्स उस पर लग रही है, और वो कौन सी फोर्स होती है? ड्रैग फोर्स होती है। ठीक है, तो एक पॉइंट हमारे पास ऐसा आएगा कि अगर ये ड्रॉपलेट है और ये नीचे फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है और ये ऊपर ड्रैग फोर्स लग रही है, तो एक पॉइंट ऐसा हमारे पास आता है कि जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ड्रैग फोर्स इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, जो किसी भी बॉडी पर लग रहे हो, यहाँ पे ड्रॉपलेट पे लग रहे हैं, तो ड्रॉपलेट पे एक टाइम ऐसा आएगा जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ड्रैग फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रही है वो इक्वल हो जाएंगे। तब जिस वेलोसिटी से ये डाउनवर्ड मूव करेगा उसको हम क्या कहेंगे? टर्मिनल वेलोसिटी। यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या करेगा? ये नीचे की तरफ आएगा और तब हम इसकी मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी अगर आपने देखना है तो फर्स्ट ईयर का चैप्टर 6 आप पढ़े, उसमें टर्मिनल वेलोसिटी का एक पूरा आर्टिकल दिया हुआ है। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये आप कह रहे हैं कि जब वेट की फोर्स ड्रैग फोर्स के इक्वल हो जाती है तो जिस वेलोसिटी के साथ बॉडी नीचे की तरफ मूव करता है, यानी जिस वेलोसिटी के साथ ड्रॉपलेट नीचे की तरफ मूव करेगा, तो उसी वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे? टर्मिनल वेलोसिटी कहेंगे। ठीक है, तो अब उसकी कैलकुलेशन करते हैं कि उस कंडीशन में हम मैस कैसे फाइंड करेंगे। तो उस कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे कि एफ डी इज इक्वल टू एफ जी। ठीक है, ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होती है? एम जी। ड्रैग फोर्स का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? 6 पाई ईटा आर वी हमारे पास होता है। ठीक है, ये याद रखना है कि ड्रैग फोर्स का हमारे पास फार्मूला क्या होता है? 6 पाई ईटा आर वी, जिसमें हमारे पास ईटा क्या है? ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है।
ठीक है। ये मीडियम भी डिपेंड करता है कि ड्रॉपलेट अगर मैं इसमें लूँ तो किस में मूव कर रहा है, क्या ड्रॉपलेट वाटर में मूव कर रहा है, क्या ड्रॉपलेट एयर में मूव कर रहा है, क्या ड्रॉपलेट ऑयल में मूव कर रहा है, मतलब किस मीडियम में ये ड्रॉपलेट मूव कर रहा है। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी उस पर डिपेंड करता है कि किस मीडियम में मूव कर रहा है। तो यहाँ पर एयर है तो हम एयर का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी लेंगे। और रेडियस हमारे पास इस ड्रॉपलेट का कितना है, v। टर्मिनल वेलोसिटी कितनी है, मतलब जिस वेलोसिटी के साथ लास्ट में ये मूव कर रहा है। मैस जो हम फाइंड करना चाहते हैं, g ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ से जो हम चीज़ फाइंड करना चाहते हैं वो कौन सी है, मैस। m इज़ इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी डिवाइडेड बाय g। ठीक है, तो मैस की वैल्यू मैं क्या करूँगा, यहाँ से फाइंड करूँगा। लेकिन एक मसला है यहाँ पर, देखिए हमारे पास g नाउन है, 6 पाई कांस्टेंट है, ईटा हमें पता है, लेकिन r एंड v आर अननाउन, r एंड v आर अननाउन, मतलब r और v हमारे पास अननाउन है। यानी हमें ये नहीं पता कि इस ड्रॉपलेट का रेडियस कितना है, वो हमें पता नहीं है। वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी इसकी कितनी है, ये हमें पता नहीं है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, v की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर हम r की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर इन दोनों वैल्यूज़ को, r और v की वैल्यूज़ को उठा के इस फार्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास मैस की वैल्यू आ जाएगी। उस मैस की वैल्यू को जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि v की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। तो वी टी यानी टर्मिनल वेलोसिटी की फॉर्म वैल्यू हम फाइंड करते हैं s बाई टी से, s बाई टी से। यानी कि अगर हमें पता हो कि कितना डिस्टेंस इसने कवर किया है ऊपर से नीचे आते हुए, ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी को अचीव करते हुए ऊपर से नीचे आते हुए इसने कितना डिस्टेंस से कवर किया है और कितने टाइम में कवर किया है, तो हम क्या कर सकते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं और वो फाइंड करके हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि हम रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट किस तरह से फाइंड करेंगे। अब हम देखेंगे कि हम रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, 6 पाई ईटा आर वी बाई जी, 6 भी पता है, पाई भी पता है, ईटा भी पता है, वी भी पता है, वी इज इक्वल टू एस बाई टी से फार्मूले से हम इसको फाइंड करेंगे। आर नहीं पता, अब हम आर फाइंड करने लगे हैं। ठीक है, यानी कि रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट हम फाइंड करने लगे हैं। तो यहाँ पर देखिए रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें पता है रो इज इक्वल टू क्या होता है, एम बाई वी होता है। ठीक है, जिसमें मैस पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, m इज इक्वल टू रो v मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, m इज इक्वल टू रो इन टू वॉल्यूम। मैं कंसिडर करता हूँ कि ये जो हमारे पास ड्रॉपलेट है ये एक स्फीयर की शक्ल का है। ड्रॉपलेट क्या है, एक गोल स्फीयर की शक्ल में है। तो यहाँ पर मैं स्फीयर का वॉल्यूम पुट करूँगा, उसकी जो वैल्यू होगी। तो उस स्फीयर के वॉल्यूम के लिए हमारे पास कौन सी वैल्यू है, 4/3 पाई आर क्यूब हमारे पास वैल्यू है। और यहाँ पर m मैस ऑफ ड्रॉपलेट, उसकी जगह मैं कौन सा फार्मूला पुट करूँगा, ये जो अभी मैंने वैल्यू निकाली है इस m की वैल्यू को उठाकर यहाँ पर पुट कर दूंगा। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा वो चीज़ देखनी है। तो 6 पाई ईटा आर वी डिवाइडेड बाय जी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब और यहाँ पर रो आ जाएगा। ठीक है, पाई आर क्यूब और रो। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आर क्यूब है, यहाँ पर आर है, तो एक आर इस वो क्यूब से कट जाएगा। ठीक है, फिर आर स्क्वायर रह जाएगा और पाई पाई से कट जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास कौन सी वैल्यू रह जाएगी वो चीज़ देखनी है। तो यहाँ पर जो वैल्यू रहेगी 6 ईटा वी डिवाइडेड बाय जी इज इक्वल टू 4/3 आर का स्क्वायर और यहाँ पर रो उसी तरह। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है कि मुझे कौन सी वैल्यू निकालनी है, इस आर की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा, आर को अकेला कर दूँगा। किस तरह से, आर स्क्वायर इज इक्वल टू
3 यहाँ पर जाके 6 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6 इंटू 3 ईटा वी डिवाइडेड बाय जी है यहाँ पर, और यहाँ पर 4 और रो नीचे आके डिवाइड हो जाएंगे, तो 4 जी और रो आ जाएंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, मतलब आर स्क्वायर को अकेला करने के लिए मैंने क्या किया, 3 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया और 4 और रो नीचे आके क्या हो गए, डिवाइड हो गए। तो ऊपर हमारे पास क्या बन जाएगा, 18 बन जाएगा। 6 3 आर 18 ईटा वी डिवाइडेड बाय 4g रो और यहाँ पर आर स्क्वायर। 2 2 आर 4 2 9 आर 18, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ईटा वी कौन सी टर्मिनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 रो जी हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इसको हम रिअरेंज करके किस तरह से लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू 9 ईटा वी डिवाइडेड बाय 2 रो जी और ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास क्या आ गई, रेडियस की वैल्यू आ गई, जिसमें हमारे पास ईटा का भी पता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी का पता है, वो एस बाई टी से हम निकालेंगे। रो का हमें पता है कि इसकी डेंसिटी कितनी है, और जी का हमें पता है कि जी की वैल्यू कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आर हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अब जो बात है वो गौर से सुनने वाली है। अब 3 चीज़ें हैं, एक ये फार्मूला, एक ये फार्मूला, एक ये फार्मूला। अब हम लास्ट में क्या करेंगे कि ये जो रेडियस की वैल्यू है, आर की वैल्यू है, ये उठाकर इस फार्मूले में पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आर और वी अननोन थे सिर्फ। तो वी की वैल्यू हम एस बाई टी से निकाल लेंगे, तो हमारे पास 6 की पाई की ईटा की आर वी और जी की वैल्यूज़ निकल आएंगी। जब वो वैल्यूज़ निकल आएंगी तो वहाँ से हम मैथ निकालेंगे। जब मैथ की वैल्यू निकल आएगी तो उस मैथ की वैल्यू को यहाँ पर हम पुट कर देंगे ऊपर के फार्मूले में, तो हमारे पास चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन निकल आएगा। ठीक है, तो जो चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन है मिलीकर ने फाइंड किया था, वो हमारे पास कितना आया था। ठीक है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन वो कितना आया था, 1.6 इंटू 10 टू रेज पावर -19 कूलम आया था। मतलब उसने फाइंड किया कि चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू रेज पावर -19 कूलम हमारे पास आया है। अब जो एक बात नोट करने वाली है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, कि उसने बहुत सारे ड्रॉप्स पे चार्ज नोट किया। ठीक है, और बहुत सारे ड्रॉप पे चार्ज हमारे पास डिफरेंट आया, लेकिन उनमें एक कॉमन बात थी। उसने कहा कि जितने भी उसने ड्रॉप्स पे चार्ज नोट किया वो इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 1.6 इंटू 10 टू रेज पर -19 है कूलम थे। अब वो किस तरह से वो चीज़ याद रखनी है कि एक लाइन बस इस पे लिख लें कि चार्ज ऑन ईच ड्रॉपलेट इज़ इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 1.6 इंटू 10 टू रेज पावर -19 कूलम था। अब वो किस तरह से, अब फर्ज करें हमारे पास n इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास क्या है, n इज़ इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब फर्ज करें मैं यहाँ पर 2 पुट करता हूँ, तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू रेज पर -19 कूलम। 3 पुट करता हूँ तो 1.6 इंटू 10 टू रेज पर -19 कूलम। अब फर्ज करें यहाँ पर मैंने 7 पुट कर दिया, तो 1.6 इंटू 10 टू रेज पर -19 कूलम। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है वो चीज़ देखनी है। फर्ज करें उसने एक ड्रॉपलेट पे ना, एक ड्रॉपलेट उसने चार्ज नोट किया, तो 3 को जब 1.6 इंटू 10 टू रेज पर -19 कूलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो जितनी भी वैल्यू आती है उतनी उसने वैल्यू नोट की एक ड्रॉपलेट पे। दूसरे किसी ड्रॉपलेट पे नोट किया चार्ज उसने, तो 7 को 1.6 इंटू 10 टू रेज पर -19 कूलम से मल्टीप्लाई करें तो जितनी भी वैल्यू आती है, ठीक है, फ़र्ज़ करें उतनी वैल्यू किसी और जो हमारे पास ड्रॉप है उस पर निकल आई। ठीक है, यानी हर ड्रॉप पे उसकी वैल्यू क्या निकली, इस तरह से डिफरेंट निकली, लेकिन उसमें एक चीज़ कॉमन थी। वो चीज़ कॉमन क्या थी कि वो जितनी भी वैल्यूज़ मुख्तलिफ ड्रॉप्स पे आ रही थी वो हमारे पास है इस 1.6 इंटू 10 टू रेज पर -19 कूलम का मल्टीपल थी। ठीक है, वो जितनी भी ड्रॉप से वैल्यू आ रही थी
वो इस वैल्यू जो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, इसका क्या थी, कोई ना कोई मल्टीपल थी। ठीक है, तो उसने नोट किया जो कम से कम हमारे पास वैल्यू आ रही है चार्ज पे, वो कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो फिर उसने यहीं से नोट कर लिया कि जो सिंगल इलेक्ट्रॉन पे जो कम से कम वैल्यू हो सकती है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो सकती है। अब फर्ज करें एक जो हमारे पास चार्ज ड्रॉपलेट है उस पे एक की बजाय 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम को 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जितनी भी वैल्यू आ गई, ठीक है, वो मल्टीप्लाई करके देख लेना है, तो जितनी भी वैल्यू आ जाए उतनी वैल्यू उस चार ड्रॉपलेट की हमारे पास निकल आएगी। ठीक है, तो हम कहेंगे कि उस पे 7 इलेक्ट्रॉन थे इसलिए इस पर इतनी वैल्यू निकली। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि चार्ज ऑन ईच ड्रॉपलेट इज एन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम था। ठीक है, तो इस वजह से उसने कहा कि जो कम से कम चार्ज हमारे पास आ रहा है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। तो इसलिए उसने कहा कि चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन हमारे पास होगा वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आगे 2 चार्ज हों ड्रॉप पे, 4 हों, 6 हों, 5, 10 हों इलेक्ट्रॉन, तो भाई उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो उस ड्रॉप पे जितना भी चार्ज है उसकी वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो इस तरह से उसने क्या किया था, फाइंड किया था। अभी नेक्स्ट लास्ट बात जो इसमें रह गई है वो लाजमी नोट करनी है, वो हमारे पास क्या थी कि हम ऑयल ड्रॉपलेट्स की बजाय वाटर के ड्रॉपलेट्स क्यों नहीं यूज़ कर सकते। तो उसकी मेन रीज़न हमारे पास यही है कि जो वाटर है वो इवेपोरेट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ऑयल। ठीक है, और जब फर्ज करें यहाँ पर हमने वाटर के ड्रॉपलेट्स यूज़ करें तो जब यहाँ पर वाटर का ड्रॉपलेट आएगा तो मैं उसका क्या करूँगा, रेडियस नोट करूँगा, ये रेडियस की वैल्यू नोट करूँगा। लेकिन चूँकि जो हमारे पास वाटर का ड्रॉपलेट है वो ज़्यादा इवेपोरेट होता है, इसलिए हो सकता है कि उसके रेडियस में फ़र्क आ जाए। ज़्यादा इवेपोरेट होगा तो रेडियस में क्या आ जाएगा, फ़र्क आ जाएगा। तो हमारे पास ये रेडियस की वैल्यू एक्यूरेट निकल नहीं सकेगी, तो हमारे पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एक्यूरेट नहीं निकलेगा। जबकि अगर हम ऑयल ड्रॉपलेट यूज़ करें तो वो वाटर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम इवेपोरेट होता है। तो इसलिए जब वो यहाँ पर ऑयल ड्रॉपलेट पहुँचेगा और हम उसका रेडियस नोट करेंगे तो इतना फ़र्क नहीं आएगा, मतलब हमें एक्यूरेट रेडियस मिलेगा उस ड्रॉपलेट का। ठीक है, तो फिर हम चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी एक्यूरेट फाइंड कर सकते हैं। तो मेन रीज़न यही है कि वाटर ज़्यादा इवेपोरेट होता है, ऑयल ड्रॉपलेट कम इवेपोरेट होता है, इसलिए हम ऑयल ड्रॉपलेट इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बाय मिलिकन्स मेथड। ठीक है, इसको हम मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड भी कहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।